नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके नोबल बाय 2.2 चैनल पर, जहां की कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। यहां आपको मिलेगी रोमांच और फैंटास्टिक कहानियों की शानदार एक्सप्लेनेशन। और अगर आप स्टोरी के ऑडियो सुनने के शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल यूके नोबल बाय 2.2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू स्टोरी का नया और धमाकेदार एपिसोड। यकीन मानिए, आज का सफ़र आपको रोमांच और मस्ती से भर देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी कहानियाँ यूट्यूब पर नहीं देखी तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी मज़ेदार एपिसोड मिस ना करें। ध्यान रहे, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसे असलियत से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह शानदार एपिसोड। तैयार हो जाइए एक नई और अद्भुत दुनिया में कदम रखने के लिए। विक्की कांपता हुआ उठा और पार्क से बाहर भाग गया। नेहा ने अपनी छाती पर हाथ रख ली। अभी अभी के दृश्य ने उसे लगभग डरा ही दिया था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह मजाकिया मैनेजर इतना हिंसक भी हो सकता है। असिस्टेंट नेहा, क्या तुम ठीक हो? आकाश ने मुस्कुराते हुए पूछा। नेहा को पूरा यकीन नहीं हो रहा था कि आकाश अब भी हंस सकता है। उसने चिंतित चेहरे के साथ कहा, मैनेजर मेहरा, उस आदमी की पहचान मामूली नहीं है। आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आकाश के होंठों पर मजाक भरी मुस्कान थी। आम लोग विक्की की पहचान से डर सकते हैं, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। आकाश ने नेहा के कंधे पर ठपठपाया। आकाश की आंखों में आत्मविश्वास की चमक देखकर नेहा को अचानक एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास हुआ और उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। उस आदमी का हम क्या करें? नेहा ने एक तरफ बेहोश पड़े बॉडीगार्ड की ओर इशारा किया। आकाश ने अपना सिर खुजाया और कहा, मैं इससे निपट लूंगा। असिस्टेंट नेहा, तुम पहले वापस जाओ। माफ करना, मेरी वजह से तुम परेशान हो गए। नेहा ने दांत पीसते हुए और सिर झुकाते हुए कहा। उसकी बहन का कमजोर रूप वाकई परेशान करने वाला था। आकाश ने हाथ हिलाकर कहा, मैंने यह अपनी मर्जी से किया है, इसकी चिंता मत करो। लेकिन इतना मत सोचो, जल्दी घर जाओ। अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना याद रखना। कुछ देर ना नोकर करने के बाद नेहा आखिरकार आकाश के समझाने पर वहां से चली गई। उसकी मां उपनगर से ज्यादा दूर नहीं एक अस्पताल में भर्ती थी। नेहा अपनी मां के लिए चिंतित थी और सबसे पहले अस्पताल गई। आकाश ने चक्कर खा रहे बॉडीगार्ड की तरफ देखा। उसे इस आदमी की कोई परवाह नहीं थी। उसने अभी जो कहा वो बस नेहा को दिलासा देने के लिए था। जैसे ही आकाश अपनी पीठ थपथपाकर चलने वाला था, अचानक उसके पीछे तेज हवा का झोंका आया। आकाश ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक लंबी औरत चांदनी में उसके माथे पर लात मार रही है। वो सफेद पैर चांदनी में चमक रहे थे। आकाश हैरान रह गया। यह कौन है और यह क्या हो रहा है? अजीब महिला का कौशल अच्छा था। उसके पैर की गति बेहद तेज थी और हवा कांप रही थी। चुपके से हमला करने की स्थिति में आम लोग इस प्रहार से बिल्कुल नहीं बच सकते थे, लेकिन आकाश लंबे समय से आम लोगों की श्रेणी से बाहर था। उसने बिजली की तेजी से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, महिला के टखने को पकड़ा और उसे आसानी से जमीन पर गिरा दिया। मुझे जाने दो! जमीन पर गिरी महिला की तीखी आवाज आई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आकाश की प्रतिक्रिया की गति इतनी तेज होगी। उसके सुंदर चेहरे का रंग बदल गया। आकाश की निगाहें उस महिला पर गईं जिसे उसने गिरा दिया था। वह अपने 20वें दशक की एक खूबसूरत महिला थी जिसका चेहरा नाजुक और स्वभाव शांत था। उसने लंबी आस्तीन वाली टी शर्ट और छोटी हॉट पैंट पहनी हुई थी। खास बात यह थी कि उस सुंदरी ने अभी भी सिर पर टोपी पहनी हुई थी। ऐसा लगता था कि वह पहचानी नहीं जाना चाहती। उसका नाम प्रिया सिंह था। वह मुंबई क्राइम ब्रांच की लीडर थी। उसे अभी अभी एक सैन्य क्षेत्र के विशेष बल से स्थानांतरित किया गया था। हाल ही में जियांगशान पार्क में लड़कियों के साथ बलात्कार के कई मामले सामने आए थे। गैंगस्टर के पकड़े जाने से पहले प्रिया सिंह रात में जियांगशान पार्क में छिपकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या वह उस गैंगस्टर से मिल सकती है। जैसे ही वह रात में पार्क में पहुंची, उसने आकाश और बेहोश पड़े बॉडीगार्ड को पेड़ के नीचे देखा। प्रिया ने अनजाने में आकाश को ही गैंगस्टर समझ लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सिर पर लात मारते हुए दौड़ पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि गैंगस्टर इतना अच्छा फाइटर होगा। मैंने कहा, सुंदरी, जब तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो तुम मुझे लात क्यों मार रही हो? आकाश ने हैरान होकर पूछा। प्रिया का चेहरा लाल हो गया।
उसने पाया कि चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, उसके पैर आकाश के हाथों से नहीं छूट सकते। उसके दिल में गुस्सा फूट पड़ा। वह कई वर्षों से भारत के शीर्ष विशेष बलों में प्रशिक्षण ले रही थी और उसका कौशल बेहद उत्कृष्ट था। साधारण सड़क के गुंडों को वह एक ही वार में गिरा सकती थी। वह जानती थी कि उसे कोई गुरु मिल गया है। प्रिया डरी नहीं, बल्कि और भी ज्यादा गुस्से में थी। उसे इस तरह के गुंडों से नफरत थी। प्रिया हार मानने को तैयार नहीं थी। वह छटपटा रही थी। आकाश थोड़ा शरारती सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। चूंकि इस महिला ने मेरे साथ बुरा किया है, इसलिए मुझे इस समय इसका फायदा उठाना चाहिए। कमीने, मुझे जाने दो। प्रिया का नाजुक चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। आकाश ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सुंदरी, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें नाराज किया है। तुम्हें यह बताना होगा कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। इतना कहकर आकाश ने प्रिया को जाने दिया। प्रिया एक पल में अलग हुई और आकाश के सिर पर एक जोरदार मुक्का मारा। धिक्कार है, क्या मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है? आकाश थोड़ा उदास था। इस वार से बचने के लिए उसके कानों के पास की हवा ने प्रिया के वार की शक्ति की पुष्टि की। अगर यह मुक्का सिर पर लग जाता तो मैं बेहोश हो जाता। प्रिया ने अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारा, जिससे उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र बिगड़ गया और वह अनैच्छिक रूप से आगे झुक गई। आह! प्रिया का चेहरा बदल गया। वह आगे की ओर लड़खड़ाई और सीधे आकाश की बाहों में जा गिरी। गुंडे! प्रिया का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपनी कमर से एक काली सख्त चीज निकाली और आकाश के माथे पर रख दी। वह एक टाइप 92 पिस्तौल थी। आकाश पहचान गया कि वह पुलिस की बंदूक है। हिलना मत, अगर फिर से हिले तो गोली मार दूंगी, प्रिया ने ठंडी आवाज में कहा। ऑफिसर सुंदरी, क्या आपसे कोई गलतफहमी हुई है? आकाश ने हैरान होकर पूछा। जब प्रिया ने आकाश को देखा तो उसने पहचान लिया कि वह एक पुलिस वाला है, लेकिन वह और भी सतर्क हो गई। यह सोचकर कि आकाश ने अभी अभी उसका फायदा उठाया है, वह सांस नहीं ले सकी और आकाश की कमर पर लात मार दी। बदमाश, क्या तुम लड़ नहीं सकते? जवाबी हमला करो, जवाबी हमला करते रहो। तुम जवाबी हमला क्यों नहीं करते? हर बार जब प्रिया चिल्लाती तो वह आकाश को एक लात मारती और उसका लगभग हर पैर अपनी पूरी ताकत लगा देता। आकाश की त्वचा मोटी थी। हालांकि उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हो रहा था, फिर भी वह दिल से थोड़ा गुस्से में था। औरत, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे हाथ में बंदूक देखकर तुमसे डरता हूं? अगर तुम्हारे हाथ में रॉकेट भी हो तो भी मुझे डर नहीं लगता। मैं देख रहा हूं कि तुम एक पुलिस वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा सम्मान दे रहा हूं, आकाश गुस्से से बोला। प्रिया ने इतना साहसी गैंगस्टर कभी नहीं देखा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, बहुत बहादुर हो। पुलिस स्टेशन में इंतजार करूंगी कि तुम इतने बहादुर रहते हो या नहीं। हिलना मत। प्रिया की पिस्तौल आकाश के सिर पर थी। मैंने कहा, क्या तुम बीमार हो? तुम्हें मुझ पर हमला करना नहीं है तो तुम मुझे ले जाना चाहती हो? अच्छा, मुझे कोई वजह तो बताओ। आकाश इतना गुस्से में था कि वह लड़की को फिर से गिरा देना चाहता था। मेरे सामने दिखावा मत करो। मैं प्रिया सिंह हूं, मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रमुख। अब मुझे शक है कि तुम कई डकैती और बलात्कार के मामलों से जुड़े हो। अपना सिर पकड़ो और ईमानदारी से मेरे लिए नीचे बैठ जाओ। प्रिया ने आकाश की बांह दोनों हाथों से पकड़ी, उसे पीछे घुमाया और सीधे हथकड़ी लगा दी। धिक्कार है, बलात्कारी कौन है? कैसी बीमारी है? आकाश ने आंखें घुमाई। मैं तो बस यूं ही यहां से गुजर रहा था। लूटना या बलात्कार करना मेरा काम नहीं है, आकाश ने समझाया। चुप रहो और मेरे लिए सीधे खड़े रहो। प्रिया सिंह ने आकाश के सिर पर मारा। ऐसे काम नहीं चलेगा, बेहतर होगा कि तुम पहले शांत हो जाओ। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, आकाश अचानक प्रिया के सामने से गायब हो गया। एक झटके में वह उसके पीछे आ गया और एक हाथ से उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर वार कर दिया। उफ! प्रिया फुसफुसाई। उसका शरीर नरम पड़ गया, उसकी आंखें बंद हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। ऑफिसर सुंदरी, तुम मुझसे 100 साल पीछे हो। आकाश ने अपने हाथ मरोड़े, हथकड़ियां आसानी से खुल गईं और खनक की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। इस खूबसूरत पुलिस वाली ने मुझे ही अपना निशाना बना लिया है। इसे समझाना मुश्किल है, आकाश ने सोचा और समझाने की जहमत नहीं उठाई।
हालांकि वह अपनी इस बहन को यहां अकेला छोड़ना भी नहीं चाहता था। पार्क रात में अंधेरा और सुनसान था। अगर रात में कोई असली बलात्कारी आ गया तो इतनी खूबसूरत और बेहोश लड़की बाघ के मुंह में चली जाएगी। कोई रास्ता नहीं था। आकाश ने प्रिया को उठाया और पार्क से बाहर निकल गया, पास के एक होटल में एक कमरा लेने के लिए। बेशक यह सिर्फ उसे वहां सुरक्षित रखने के लिए था। आकाश ने प्रिया को अपनी गोद में उठाया और होटल में चला गया। कहना पड़ेगा कि इस खूबसूरत पुलिसकर्मी का फिगर बिल्कुल परफेक्ट था। उसकी कमर मुलायम और लचीली थी। आकाश बस उसके बारे में सोच रहा था। वह कुछ भी गलत करने से हिचकिचा रहा था। रिसेप्शन पर एक मध्यम आयु वर्ग की महिला अपने मोबाइल फोन से खेल रही थी। वह होटल की मैनेजर लग रही थी। महिला ने आकाश और प्रिया को देखा। उसके चेहरे पर ज्यादा आश्चर्य नहीं दिखा। उसने सीधे कहा, सिंगल रूम 500, स्वीट 1000, आपको खुद फॉर्म भरना होगा। फिर उसने आकाश को एक रजिस्टर और एक कलम दिया। आकाश ने लापरवाही से कुछ जानकारी भरी, अपनी जेब से इकलौता 500 का नोट निकाला, उसे मेज पर रख दिया और कहा, एक सिंगल कमरा चाहिए। महिला ने झट से आकाश को रूम कार्ड थमा दिया और मुस्कुराते हुए बोली, नौजवान, तुम्हारी दवा वाकई बहुत असरदार लगती है। जल्दी करो और अपना काम खत्म करो। मैं वादा करती हूं कि यहां कोई तुम्हें परेशान करने नहीं आएगा। जाहिर है इस होटल में ऐसी औरतें अक्सर आती थीं। उसे सिर्फ पैसा कमाने से मतलब था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि ये औरतें कहां से आती हैं। आकाश मुस्कुराया और कुछ भी नहीं समझाया। असल में यह कीचड़ में पैर डालने जैसा था और सफाई देना बेकार था। लिफ्ट से निकलकर कमरा 406 के दरवाजे के सामने आकाश ने अपने रूम कार्ड से दरवाजा खोला। प्रिया को बिस्तर पर लिटाकर आकाश चला गया। यह सोचना भी दुर्भाग्य की बात है कि मुझे बलात्कारी समझ लिया गया और मेरे 500 रुपए भी बर्बाद हो गए। आकाश को दुख हो रहा था। मुझे उस विक्की को ही लूट लेना चाहिए था। जैसे ही आकाश होटल से बाहर निकला, मुसीबत फिर आ गई। 4-5 पुलिस की गाड़ियां होटल के पास आकर रुक गईं। वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों का एक समूह बाहर आया और एक प्रमुख पुलिस अधिकारी गुस्से से आकाश को घूर रहा था। विक्की, जिसका चेहरा सूझा हुआ और लंबा था, पुलिस अधिकारी के बगल में खड़ा होकर चिल्लाया, पापा, यही है, यही वह आदमी है जिसने मुझे अभी अभी मारा है। अधिकारी ने आकाश की ओर देखा और उसका चेहरा उतर गया। बेटे, तुम पर मारपीट का शक है। कृपया हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। ये पुलिस अधिकारी विक्की के पिता थे। उनका नाम विक्रम सिंह था। आकाश ने अपने होंठ चटकाए। आज रात मेरी किस्मत ही खराब है। इन लोगों ने मुझे ही उकसाया था। मुझे पता था कि मुझे उस पीले बालों वाले को और पीटना चाहिए था। आकाश की क्षमता के साथ इन पुलिस वालों को सुलझाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बहुत सारे पुलिस वाले थे, इसलिए आकाश कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहता था। एक तरफ विक्की संतुष्ट चेहरे से आकाश को देख रहा था, एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखा रहा था। अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? मेरे पिता जिला पुलिस की सिक्योरिटी टीम के लीडर हैं। अगर तुम पर कोई अपराध लगा दिया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आकाश ने कंधे उचका दिए और विरोध नहीं किया। 2 पुलिसकर्मी आए और उसका हाथ पकड़कर उसे हथकड़ी लगाकर सड़क के किनारे एक पुलिस गाड़ी में डाल दिया। पुलिस की गाड़ी तेजी से चली गई। आकाश को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और विक्रम सिंह उसे तुरंत पूछताछ कक्ष में ले गया। जैसे ही लोहे का गेट बंद हुआ, आकाश को पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। माहौल शांत और अजीब था। आकाश ने थोड़ी उत्सुकता के साथ चारों ओर देखा। वह कई जगहों पर रहा था, यहां तक कि विदेशी जेलों में भी, लेकिन पूछताछ कक्ष में यह पहली बार था। विक्रम सिंह बेहद मजबूत शरीर वाले 2 पुलिस अधिकारियों के बगल में बैठा था। आकाश को देखकर वे थोड़ा हंसे बिना नहीं रह सके। लड़के, तुम बड़े आराम से लग रहे हो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? विक्रम सिंह ने मजाक उड़ाया। तुम कौन हो? उससे मुझे क्या लेना देना? आकाश ने एक शांत मुस्कान के साथ कहा। विक्रम सिंह का चेहरा अचानक उदास हो गया। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम बाद में भी मुस्कुरा सकते हो। पूछताछ शुरू करो, 2 लंबे पुलिस वालों ने पूछा। नाम? आकाश। लिंग? क्या तुम देख नहीं सकते? उम्र? 22। जब आकाश बात कर रहा था,
तब विक्रम सिंह कंप्यूटर से छेड़छाड़ कर रहा था, उस पर कई झूठे आरोप लगा रहा था और आकाश की रिपोर्ट शहर के पुलिस हेडक्वार्टर को भेज रहा था। होटल में प्रिया ने आंखें खोलीं और उसका सिर चकरा गया। मैं कहां हूं? प्रिया के बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसने इधर उधर देखा। वह किसी होटल के कमरे में थी। होटल का कमरा? जरा रुको, मैं तो बस उस गुंडे को पकड़ने ही वाली थी। लगता है मैं उसके द्वारा बेहोश कर दी गई थी। प्रिया का चेहरा सुंदर था, लेकिन उसके दिल में एक बुरा विचार आया। उसने अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं की और अपने हाथों से अपनी टांगों के बीच के अहम हिस्सों को छूने लगी। प्रिया ने पुष्टि की कि उसके पतलून और अंडरवियर को छुआ नहीं गया था और न ही उसका कोई उल्लंघन हुआ था जिससे उसे राहत मिली। लेकिन उसके दिल में एक खींच थी। उस गुंडे ने सचमुच मुझे बेहोश करने की हिम्मत की। होटल से बाहर प्रिया को एक फोन आया। आकाश को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की जानकारी मिलने के बाद प्रिया का मूड अच्छा हो गया। वह दुष्ट बदमाश बलात्कारी आखिरकार पकड़ा गया। इसी समय उसका मोबाइल फोन फिर से बजा। एक जाना पहचाना नंबर था। नमस्ते डायरेक्टर वर्मा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? प्रिया ने अपना मोबाइल फोन उठाया और पूछा। कैप्टन प्रिया, मुझे याद है कि तुम्हारा परिवार साउथ डिस्ट्रिक्ट में है ना? मोबाइल फोन से एक भारी, थोड़ी जल्दबाजी भरी आवाज आई। हां, प्रिया ने जवाब दिया, यह सोचकर कि डायरेक्टर वर्मा ने ऐसा क्यों पूछा। मोबाइल फोन के दूसरी तरफ बात करने वाले व्यक्ति मुंबई पुलिस के डायरेक्टर वर्मा थे। यह भी अजीब था कि आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया और विक्रम सिंह ने उसे एक महत्वपूर्ण संदिग्ध के रूप में हेडक्वार्टर को रिपोर्ट कर दिया था। मूल रूप से डायरेक्टर वर्मा को साउथ डिस्ट्रिक्ट के मामलों से निपटने की जरूरत नहीं थी। वह भी गलती से कंप्यूटर के सामने समाचार देख रहे थे जब अचानक उन्हें एक झटका लगा। आकाश, यह जाना पहचाना नाम। इंटरनेट पर आकाश की तस्वीरें देखकर डायरेक्टर वर्मा स्तब्ध रह गए और उन्होंने तुरंत प्रिया को फोन किया। कैप्टन प्रिया, तुम साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन जाओ और आकाश नाम के एक व्यक्ति को ढूंढो जिसे अभी अभी वहां गिरफ्तार किया गया है, डायरेक्टर वर्मा ने जल्दी से कहा। आकाश, वह कौन है? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। बस वहां जाकर पता करो। आकाश की सुरक्षा का ध्यान रखना। मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। यह कहकर डायरेक्टर वर्मा ने फोन रख दिया। आकाश अभी अभी साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार हुआ है। यह वह बदमाश तो नहीं हो सकता? प्रिया ने भौहें चढ़ाईं। पूछताछ कक्ष में दोनों पुलिसकर्मियों ने जो भी पूछा, आकाश ने बिना किसी दबाव के एक एक करके सबका जवाब दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आकाश इस तरह सहयोग करेगा। विक्रम सिंह भी मन ही मन हंस रहा था। उसने सोचा कि इस लड़के का दिमाग सचमुच खराब है। इस तरह के बेवकूफ पर कोई भी आरोप लगाना बहुत आसान है। लड़के, तुमने अभी अभी विक्की को पीटा है ना? पुलिसकर्मी ने पूछा। हां, मैंने उसे पीटा, लेकिन गलती उसी की थी, आकाश ने धीरे से कहा। विक्रम सिंह गुस्से से भर गया। उसने अपने सामने मेज पर हाथ मारा और गरजा, तुमने मेरे बेटे को पीटा है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने घमंडी होने की? आकाश हंसा। तुम्हारा बेटा मुझसे कहीं ज्यादा घमंडी है। वैसे तुम्हारे बेटे को बस पिटाई की जरूरत है। चिंता मत करो, अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं तुम्हारे बेटे को फिर पीटूंगा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, पूछताछ कक्ष में मौजूद सभी पुलिसकर्मी ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने आकाश जितना घमंडी इंसान आज तक नहीं देखा था। विक्रम सिंह के चेहरे की मांसपेशियां फड़क रही थीं और वह गुस्से से हंसा। अच्छा, लगता है तू ताबूत देखे बिना रोएगा नहीं। इस कागज पर जल्दी से मेरे लिए दस्तखत कर दो। अगर कोई चाल चली तो मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। यह कहकर विक्रम सिंह ने आकाश के सामने एक पहले से तैयार किया हुआ कबूलनामा फेंक दिया। जब आकाश ने उसे उठाया तो उसकी भौहें तन गईं। उस पर लगाए गए सारे झूठे आरोप उसे कई सालों के लिए जेल भेजने के लिए काफी थे। अफसर, मेरे लिए इतने सारे आरोप तय करने में तुम तो बहुत माहिर हो। क्या इस थाने में कोई कानून नहीं है? आकाश ने ठंडे स्वर में कहा। यहां का राजा मैं हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, जल्दी से इस पर दस्तखत करो। विक्रम सिंह 40 के पार था। वह एक पुराना पुलिस वाला था। उसने इन सालों में कोई बड़ा काम नहीं किया था,
लेकिन आम लोगों को धमकाने की उसकी क्षमता बढ़ती जा रही थी। जिला सुरक्षा प्रमुख का पद उसे अपनी उम्र के कारण मिला था। वह आमतौर पर घमंडी और दबंग था और बोलने चालने में बहुत रूखा था। इसके अलावा आकाश ने उसके बेटे को पीटा था, जिससे उसका गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था। और अगर मैं दस्तखत नहीं करता तो? आकाश की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। विक्रम सिंह गुस्से से भर गया। जब से वह इस पद पर बैठा था, उसने ऐसा दुस्साहसी इंसान कभी नहीं देखा था। इस लड़के को थोड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा, वरना यह मुझे हल्के में ले रहा है। अगर तुम दस्तखत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पहले घमंड का नतीजा चखा दूंगा। इतना कहकर विक्रम सिंह उठा और आकाश की ओर चल पड़ा। आकाश पूछताछ कक्ष की लोहे की बेंच पर बैठा था और उसका बायां हाथ बेंच की छड़ से हथकड़ी से बंधा हुआ था। जाहिर है कि उसके लिए संघर्ष करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। विक्रम सिंह आकाश के पास गया, अपना दाहिना पैर उठाया और आकाश की पीठ पर जोर से लात मारी। धड़ाम! एक धीमी आवाज के बाद आकाश अपनी जगह से हिला भी नहीं। इसके विपरीत विक्रम सिंह ने एक ठंडी सांस ली। उसने महसूस किया कि आकाश की पीठ पत्थर की तरह सख्त हो गई थी। वह भारी दर्द के कारण लगभग गिर पड़ा। उसने सोचा था कि एक ही लात में वह आकाश को जमीन पर गिरा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह गुस्से से आगे आया, आकाश के बाल पकड़े और गुर्राया, लड़के, मुझे लगता है कि तू ताबूत देखे बिना रोएगा नहीं। दस्तखत करता है या नहीं, मैं तुझे इसका अंजाम बताता हूं। आकाश का मुंह ऐंठ गया। उसने सोचा था कि मामला आसानी से सुलझ जाएगा और वह ज्यादा चर्चा में नहीं आना चाहता था, लेकिन अब विक्रम सिंह ने उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया था। इधर आओ और इसे पकड़ो। विक्रम सिंह ने पूछताछ कक्ष के एक तरफ खड़े 2 पुलिसकर्मियों पर चिल्लाया। 2 लंबे पुलिसकर्मी तुरंत अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। ये सभी विक्रम सिंह के ही आदमी थे। यह पहली बार नहीं था कि उन्होंने इस तरह का काम किया हो। पूछताछ कक्ष में घुसते ही 2 पुलिसकर्मी कुछ देर हंसे। उनमें से एक गुस्से से चिल्लाया, लड़के, अगर कम कष्ट सहना चाहते हो तो जल्दी से कबूलनामे पर दस्तखत कर दो। आकाश का चेहरा भावहीन था। बिना किसी चेतावनी के उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और एक पुलिसकर्मी की टोपी पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को ठोंक दिया। उसने कहा, तुम्हारे सिर पर यह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, क्या तुम इस चिन्ह के लायक हो? उस लंबे पुलिसकर्मी का नाम अजय था। यह देखकर कि आकाश ने उसके हाथ से उसकी टोपी ठोंकी, उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। जब से अजय ने यह पुलिस की वर्दी पहनी थी, उसे लगता था कि वह एक बड़ा आदमी बन गया है। नेताओं के सामने पोता बनने का नाटक करने के अलावा आम लोग उसे देखकर कांपते थे। एक छोटा सा पीला लड़का इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकता था? बिना एक शब्द कहे अजय ने अपना हाथ हिलाना शुरू कर दिया। उसने एक हाथ से आकाश की कलाई पकड़ी और दूसरे से आकाश के कंधे को दबाया। वह आकाश को अपने वश में करना चाहता था और अपने असाधारण मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन करना चाहता था। आकाश का चेहरा बादलों से ढका हुआ था। उसने अजय का हाथ पकड़ा और उसे जोर से खींच लिया। हड्डी टूटने की तीखी आवाज साफ सुनाई दी। आह! अजय ने बहुत ही दुखद विलाप किया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह अपना हाथ पकड़े जमीन पर लौटने लगा। तू मरना चाहता है? एक और पुलिस वाला गुर्राया और आकाश पर मुक्का मारा। आकाश की दाहिनी मुट्ठी उस पुलिस वाले की मुट्ठी से टकराई। दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं और उस पुलिसकर्मी की उंगलियां तुरंत टूट गईं। खून टपकने लगा और उसके बाद एक चीख सुनाई दी। आकाश की हरकतें रुकी नहीं। उसने जल्दी से 2 पैर आगे बढ़ाए और दोनों पुलिस वाले उछलकर बाहर गिर गए, एक बाईं तरफ और दूसरा दाईं तरफ। उनमें से एक जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश होकर। विक्रम सिंह हैरान रह गया और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। वह दहाड़ा, तुम! पुलिस पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम भी तो पुलिस वाले हो। आकाश खड़ा हुआ और बिना किसी भाव के बोला। थोड़ी सी कोशिश के साथ उसने अपने दाहिने हाथ की हथकड़ी घुमाकर तोड़ दी। विक्रम सिंह थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी कमर से एक पिस्तौल निकाली, आकाश के सिर की ओर इशारा किया और धमकी दी, अगर तुमने हिलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सिर में गोली मार दूंगा। उसके मुंह के कोने थोड़े से फड़क गए और उसके पूरे शरीर से एक ठंडी सांस निकल गई।
पूछताछ कक्ष का लोहे का दरवाजा खोलकर आकाश विक्रम सिंह की ओर बढ़ा, मानो उसने उसके हाथ में बंदूक पर कोई ध्यान ही न दिया हो। अगर तुम एक कदम और आगे बढ़े तो क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? विक्रम सिंह चौंक गया। क्या यह लड़का पागल है? तुम्हें बंदूकों से डर क्यों नहीं लगता? जैसे ही आकाश आगे बढ़ा, वह एक परछाई में बदल गया और विक्रम सिंह से बंदूक छीन ली। अरे! अपने हाथ से बंदूक गायब देखकर विक्रम सिंह डर के मारे कांप उठा। आकाश ने पिस्तौल फेंकी और उसे एक लात मारकर सिपाही के पेट में मारा। उफ! आह! विक्रम सिंह चीखा। उसका शरीर 5-6 मीटर दूर जा गिरा। उसका सिर दीवार से टकराया, उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह बेहोश हो गया। जब तीनों गिर पड़े तो आकाश ने मेज पर रखा कबूलनामा उठाया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये लोग आम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए अक्सर यही हथकंडा अपनाते हैं। धड़ाम! तभी पूछताछ कक्ष का दरवाजा अचानक से खुल गया। यह प्रिया सिंह थी, जो डायरेक्टर वर्मा का आदेश पाकर अभी अभी आई थी। उसे पता चला था कि आकाश पूछताछ कक्ष में है। तुमने यह क्या किया? प्रिया ने पूछताछ कक्ष में 3 गिरे हुए पुलिस वालों को देखा। उसका चेहरा बदल गया और वह चिल्लाई, यह परेशान करने वाली औरत फिर कैसे आ गई? मुझे उसे कुछ और देर के लिए सुला देना चाहिए था। आकाश ने सोचा, क्या यह साफ साफ दिख नहीं रहा कि तुमने क्या किया है? आकाश ने दुखी होकर कहा, अगर प्रिया यह बड़ी नासमझ लड़की ना होती तो वह इस मुसीबत में पड़ता ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस पर हमला करने की? प्रिया का चेहरा बदल गया और उसने अनजाने में अपनी कमर पर हाथ फेरा। प्रिया काम के घंटों के दौरान हमेशा अपनी कमर पर बंदूक रखती थी, लेकिन आज वीकेंड था, इसीलिए उसके पास बंदूक नहीं थी। चलो, उन्होंने ही यह पहले किया, इसे देखो। आकाश ने अपना कबूलनामा प्रिया के सामने फेंक दिया। प्रिया का चेहरा अनिश्चित था। उसने उसे उठाया और देखा। उसकी भौहें चढ़ गईं। यह तो हद थी। कबूलनामे में तो हत्या का भी जिक्र था। हालांकि प्रिया ने एक अहम बात पर गौर किया। उसके सामने खड़ा यह तुच्छ सा दिखने वाला नौजवान ही डायरेक्टर वर्मा के मुंह से निकला आकाश था। गलतफहमी से बचने के लिए बेहतर होगा कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। आकाश को चिंता थी कि प्रिया उसे और उलझा देगी, और उसने शाम को हुई सारी घटनाएं बता दी, जिसमें विक्की का नेहा शर्मा के साथ उलझना भी शामिल था। सुंदर पुलिस वाली, क्या अब तुम्हें समझ आया? समझाने के बाद आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही प्रिया ने दरवाजा बंद किया, वह खुद दरवाजे के सामने आ गई और बोली, मुझे परवाह नहीं है कि यह सच है या नहीं। यह भी सच है कि तुमने पुलिस पर हमला किया था। इससे बचने की कोशिश मत करो, पहले ईमानदारी से यहीं रहो। प्रिया आकाश की बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन डायरेक्टर के आदेश थे। वह फिलहाल आकाश की देखभाल कर रही थी। लंबे समय तक यहां रहने के बाद सभी पुलिसकर्मी यहां आ जाएंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मामला और बिगड़ता जाएगा? आकाश ने सोचा। रास्ते से हट जाओ। आकाश में अब सब्र नहीं था। नहीं, जब तक तुम मुझे मार नहीं देते, वरना मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी, प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा। आकाश चिल्लाया, मैंने कहा पुलिस की गुड़िया, तुम जाग जाओ। तुम जैसी 10 भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। यदि तुम मुझसे फिर से हारना नहीं चाहती तो मेरे रास्ते से हट जाओ। बदतमीज। प्रिया ने नरम होने से इनकार कर दिया। उसने अपने दांत भींचे और आकाश के सिर पर एक मुक्का मारा। आकाश गुस्से से भरा हुआ था। यह महिला बहुत ही अनुचित है। यह देखकर कि प्रिया का मुक्का आकाश के चेहरे पर लगने ही वाला था, आकाश ने जल्दी से उसकी बांह पकड़ ली, प्रिया को अपनी बाहों में खींच लिया, फिर पलटकर उसे अपने शरीर के नीचे दबाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। बदतमीज, मुझे छोड़ दो। प्रिया चौंक गई और बेतहाशा संघर्ष करने लगी। तुम क्या करना चाहते हो? प्रिया के सुंदर चेहरे का रंग बदल गया। क्योंकि तुम इतनी नासमझ हो तो मैं भी हूं। यह कहते हुए आकाश ने एक हाथ से अपनी बेल्ट खोलनी शुरू कर दी। प्रिया ने सोचा कि वह कुछ गलत करना चाहता है। वह पीली पड़ गई और अपने शरीर को बेतहाशा मरोड़ने लगी। कहना पड़ेगा कि प्रिया का परफेक्ट हॉट फिगर किसी के भी मन में आदिम आवेगों को आसानी से प्रेरित कर सकता था। आकाश की बेईमान आंखों को महसूस करते हुए प्रिया का सुंदर चेहरा लाल हो गया
और वह चिल्लाई, गुंडे, अगर तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। आकाश ने अपने मन से बुरे विचारों को निकाल दिया और प्रिया को अपनी बेल्ट से बांध दिया। तुम गलत समझ रही हो। उसने बेहोश हुए 2 पुलिसकर्मियों से 2 और बेल्ट ले ली। एक खुद से बंधी हुई थी और दूसरी प्रिया के गोरे पैरों से बंधी हुई थी। उसके बाद आकाश जाने ही वाला था। पूछताछ कक्ष का दरवाजा फिर से धक्का देकर खोला गया। पुलिस की वर्दी में एक लंबा आदमी गरिमा के साथ अंदर आया। वर्दी के कंधे पर लगे 3 फूल उसकी पहचान बता रहे थे। ये वर्मा थे, मुंबई पुलिस के डायरेक्टर। डायरेक्टर वर्मा, इस आदमी से सावधान, प्रिया चिल्लाई। आकाश ने आश्चर्य से वर्मा की ओर देखा। क्या ये वही है? अरे अरे, लगता है मुंबई शहर में मेरा जीवन फिर से शांत नहीं रहने वाला। वर्मा के सामान्य स्वभाव के बारे में सोचिए। अगले ही पल वह सीधे सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया होगा और अपनी सामान्य सैन्य सलामी देने वाला था। अपने सामने तीखेपन के साथ खड़े इस युवक को देखकर वर्मा श्रद्धा से अभिभूत हो गया। उसकी आंखों में एक उन्मादी उत्साह था। उसके सामने जो आकाश था, यह आदमी उसका आदर्श था, वह उसका उस्ताद भी था। जैसे ही वर्मा सावधान मुद्रा में खड़ा हुआ और सलामी देने वाला था, आकाश ने जल्दी से उसे आंख मार दी। वर्मा तुरंत समझ गया और सोचा कि उस्ताद शायद अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, नमस्ते मिस्टर आकाश, मैं वर्मा हूं, मुंबई पुलिस का डायरेक्टर। आकाश को फिर से देखकर वर्मा का स्वर थोड़ा उत्तेजित था। हालांकि आकाश उससे बहुत छोटा था, फिर भी वह वर्मा का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। एक तरफ बंधी प्रिया हैरान थी। इस बदमाश के प्रति डायरेक्टर इतने विनम्र कैसे हो सकते हैं? आकाश ने खांसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते मिस्टर आकाश, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ? वर्मा ने तुरंत पूछा। आकाश ने बस कहानी सुनाई। विक्रम सिंह, सिक्योरिटी प्रमुख। वर्मा ने विक्रम सिंह पर नजर डाली, जो दीवार के कोने पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा अचानक ठंडा हो गया। चिंता मत करो मिस्टर आकाश, मैं इस सैनिक की जांच के लिए किसी को भेजूंगा और उसे सजा मिलेगी। वर्मा ने अपने सही शब्दों में कहा। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। प्रिया 2 लोगों को एक दूसरे का पक्ष लेते हुए देखती है और संदेह से भर जाती है। आज डायरेक्टर को क्या हो गया है? इस गुंडे को देखकर वह अपनी गरिमा कैसे खो सकते हैं? और उनका स्वर स्पष्ट रूप से आकाश के पक्ष में है। डायरेक्टर वर्मा, आकाश नाम के इस आदमी ने पुलिस पर हमला किया। अभी अगर आप मुझे नहीं बांधेंगे तो आप मेरे खिलाफ साजिश रच सकते हैं, प्रिया ने दांत पीसते हुए कहा। आकाश का चेहरा काला पड़ गया और वह चिल्लाया, कौन साजिश रच रहा है? मुझे डर था कि जब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी। क्या मैंने तुम्हें बांधा है? धिक्कार है, यह क्या कारण है? प्रिया अवाक थी। खैर, मैं मिस्टर आकाश को दोष नहीं दे सकता। मिस्टर आकाश, मैं वास्तव में आपको परेशान कर रहा हूं। आप अभी पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, मैं बाकी मामलों में आपकी मदद करूंगा, वर्मा ने कहा। आकाश ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वर्मा बहुत चतुर था। डायरेक्टर वर्मा, इस मामले में अभी भी कई रहस्य हैं और कबूलनामे की पुष्टि होनी जरूरी है। आपने उसे जाने क्यों दिया? प्रिया ने सवाल किया। यह अजीब लड़की बकवास कर रही है। वर्मा के माथे पर पसीना आ रहा था। अच्छा हुआ कि आकाश कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, लेकिन वह अपने उस्ताद के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। अगर उसे जल्दी हो तो वह कुछ भी कर सकता था। कैप्टन प्रिया, मेरे पास स्वाभाविक रूप से मेरे अपने तर्क हैं। मिस्टर आकाश इस मामले में गलत नहीं है। डायरेक्टर वर्मा एक ईमानदार व्यक्ति हैं। जब वह इस मुद्दे पर आए तो उनका स्वर स्पष्ट रूप से दृढ़ था। प्रिया पूरी तरह से हैरान थी। उसके मन में डायरेक्टर वर्मा हमेशा से ही पुलिस विभाग के एक नेक और ईमानदार डायरेक्टर रहे हैं। आज यह बात उन्हें सचमुच हैरान कर गई। डायरेक्टर वर्मा, आप दूसरों को कैसे बचा सकते हैं? मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को हिरासत में लेना और उससे पूछताछ करना ही उचित है, प्रिया ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा। अप्रत्याशित रूप से उसने उस्ताद से सवाल करना शुरू कर दिया। वर्मा का चेहरा अचानक उदास हो गया। आप किसको हिरासत में ले रही हैं? कैप्टन प्रिया, आपको इस मामले से निपटने की जरूरत नहीं है। उसे याद आया कि जब वह अभी भी खाइयों में था, तब उसे और उसके साथियों को दुश्मन ने पकड़ लिया था।
आकाश अकेले ही दुश्मन के शिविर में घुस गए, दर्जनों लाशें बिछा दी और अपने भाइयों और साथियों को बिना किसी नुकसान के वापस ले आए। वर्मा किसी को भी अपने उस्ताद की निंदा करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। प्रिया थोड़ा गुस्से में थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, डायरेक्टर वर्मा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे इंसान होंगे। अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। आप एक संदिग्ध को कैसे बचा सकते हैं? मैं भविष्य में आप पर कैसे भरोसा कर सकूंगी? आकाश ने कंधे उचका दिए। मैंने तुम दोनों से कहा था, लड़ो मत। क्या तुम एक दूसरे के साथ शांति से नहीं रह सकते? चुप रहो कमीने, प्रिया ने गुस्से से कहा। प्रिया सिंह। वर्मा गुस्से में था और प्रिया पर चिल्लाया, क्या तुम जानती हो कि तुम किसे डांट रही हो? सच कहूं तो यह तुम्हारे अपने भले के लिए है कि तुम इस मामले में न पड़ो। उस समय सबको दुखी मत करना। प्रिया और भी गुस्से में थी और गुनगुनाते हुए बोली, मेरे लिए? डायरेक्टर वर्मा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि आकाश की कोई बड़ी पहुंच है? भले ही उसकी कोई पहुंच हो, कानून के सामने सभी समान हैं। इस आदमी के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। वर्मा गुस्से में था और दहाड़ा, प्रिया सिंह, ये मत सोचो कि तुम्हारे दादाजी एक बड़े अधिकारी हैं तो तुम घमंडी हो सकती हो। तुमने चीजें कब इतनी जल्दबाजी में की? क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम अपनी क्षमता के आधार पर एक क्राइम ब्रांच की कैप्टन हो? अगर तुम्हारे पीछे तुम्हारे दादाजी नहीं होते तो तुम कुछ भी नहीं होती। प्रिया खंडन करने में असमर्थ थोड़ा कांप गई। क्या यह सच है कि मेरे दादाजी मेरे क्राइम ब्रांच कैप्टन के पद का समर्थन करने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं? प्रिया सिंह, अपने दिल में क्राइम ब्रांच के गुप्त प्रावधानों के अनुच्छेद 9 का पाठ करो। वर्मा ने गुस्से से डांटा। क्राइम ब्रांच के गुप्त प्रावधानों के अनुच्छेद 9 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति राज्य के गुप्त या सुरक्षा विभागों से संबंधित है तो पुलिस को उसके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में, भले ही वे लोग देश में बड़े से बड़ा अपराध करें, पुलिस केवल आंखें मूंद सकती है। उनका निपटारा राज्य के गुप्त विभागों द्वारा किया जाता है और पुलिस को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। क्या मेरे सामने वाला आदमी? प्रिया कल्पना भी नहीं कर सकती थी और उससे भी ज्यादा यकीन नहीं कर सकती थी कि आकाश की ऐसी रहस्यमयी पहचान है। आकाश प्रिया पर हंसता है। मैंने कहा था ब्यूटी पुलिस वाली, इस बार हमेशा के लिए गलतफहमी दूर कर देना है ना। हालांकि हमारे बीच झगड़े हुए हैं, फिर भी मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। कृपया मेरी पहचान मेरे लिए गुप्त रखना, ठीक है? प्रिया का शरीर थोड़ा कांप उठा। आकाश की पहचान जानने के बाद उसमें कोई आत्मविश्वास नहीं रहा और उसे कमजोर स्वर में जवाब देना पड़ा, अच्छा, तुम बहुत प्यारी हो, अलविदा। आकाश मुस्कुराया। प्रिया शर्मा गई। उसने अपना सिर घुमाया और खर्राटे लेते हुए कहा, हालांकि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, कृपया कोई परेशानी पैदा न करने की कोशिश करना। अच्छा अच्छा। वर्मा ने आकाश पर शर्म से नजर डाली, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने प्रिया को आकाश की पहचान बताई है या नहीं। आकाश को लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया को बता देना ही बेहतर है कि इस तरह की औरत उसे परेशान कर रही है। जल्द ही वर्मा ने 2 पुलिस वालों को बुलाकर आकाश को बाहर भेज दिया। जैसे ही वे पूछताछ कक्ष से बाहर निकलने वाले थे, एक पुलिस वाला अंदर आया और वर्मा से बोला, डायरेक्टर, वहां एक औरत है जो कह रही है कि वह आकाश की जमानत देने वाली है। औरत? क्या तुमने उसका नाम पूछा? वर्मा ने थोड़ा मुंह बनाया। हां, उसका नाम रिया मल्होत्रा है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। आकाश थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया को पता होगा कि उसे पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया है। अभी अभी गिरफ्तारी के कारण आकाश का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया था। उसके मोबाइल फोन की एड्रेस बुक में पहला नाम डार्लिंग था, जो असल में रिया थी। ऐसा लगता है कि विक्रम सिंह के लोगों ने गलती से रिया को आकाश की पत्नी समझ लिया था और उसे अपने परिवार का दावा करने के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा था। उस औरत से कहो कि मिस्टर आकाश ठीक हैं, उसे अंदर आने दो, वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। जरा रुको, आकाश ने वर्मा को रोका और कहा, वह मेरी दोस्त है। चूंकि उसने कहा था कि वह मुझे छुड़ा लेगी, कृपया सामान्य प्रक्रिया का पालन करें। आकाश नहीं चाहता था कि रिया को उसकी असली पहचान पता चले। ठीक है,
वर्मा भी समझता था कि आकाश को कुछ शंकाएं हो सकती हैं। मैं संभाल लूंगी डायरेक्टर साहब, आप पहले वापस जा सकते हैं, प्रिया ने अपनी पहल पर कहा। इससे पहले उसने आकाश को एक बलात्कारी और लुटेरा समझकर एक तमाशा खड़ा किया था। उसे आकाश के लिए थोड़ा दोषी महसूस हुआ। अच्छा, वर्मा ने सिर हिलाया। प्रिया की व्यवस्था के तहत रिया आकाश को सफलतापूर्वक छुड़ा लेती है, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि आकाश पुलिस स्टेशन में क्यों पकड़ा गया। माफ करना ऑफिसर, आकाश ने क्या किया? ऑफिस में रिया प्रिया पर नाराज हो जाती है। यह गंभीर नहीं है। पहले हमने उसे डकैती और बलात्कार के एक मामले में संदिग्ध समझ लिया था। बाद में हमें पता चला कि हमसे गलती हुई थी। यह जमानत का सर्टिफिकेट है। आप मिस्टर आकाश को इसके साथ ले जा सकती हैं। धन्यवाद ऑफिसर, रिया को राहत मिली। सौभाग्य से यह कोई बड़ी बात नहीं थी। पहले रिया को शाम को काम पर एक जरूरी मीटिंग करनी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि वह आकाश की गिरफ्तारी को लेकर चिंतित है, तो वह पहली बार पुलिस स्टेशन आई। थोड़ी देर बाद रिया 2 पुलिसकर्मियों के साथ पूछताछ कक्ष में गई। जैसे ही पूछताछ कक्ष का दरवाजा खुला, आकाश बाहर आ गया। आकाश, मैं तुम्हारी नाकामी के लिए तुम्हें दोष नहीं देती, लेकिन क्या तुम मुझे कम परेशानी दे सकते हो? कोई बात नहीं। तुम इतनी दूर शहर के बाहरी इलाकों में क्या कर रहे थे? रिया ने गुस्से से कहा। आकाश की वजह से वह रात में अपने काम में सफल नहीं हो पाई, जिससे उससे बहुत गुस्सा आया। आकाश ने ऊपर देखा और देखा कि रिया का चेहरा ठंडा और घृणा से भरा था। वह तुरंत चुप हो गया। मेरे साथ वापस आओ। अगली बार जब तुम कुछ गलत करोगे तो मैं तुम्हें बचाने की मेहरबानी नहीं करूंगी, रिया ने ठंडे स्वर में कहा। आकाश का दिल कड़वा हो गया। मुझे डर है कि इस महिला के वापस आने का कारण विशुद्ध रूप से सहानुभूति है, लेकिन बस एक बार दया। अगली बार यह महिला मेरे जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं करेगी। आकाश अचानक थोड़ा निराश हो गया। रिया की कार में बैठने के बाद वह पूरे रास्ते चुप रहा। उसे लगा कि उसके और रिया के बीच कोई सामान्य विषय नहीं है, कोई भावनात्मक आधार नहीं है, और यह महिला उसकी परवाह नहीं करेगी। रिया, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं चला जाऊं? सह पायलट की सीट पर आकाश उदासीनता से बोला। आकाश ने यह सवाल पूछने की पहल की। रिया हैरान थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या सोचती हूं? आकाश ने अपना सिर हिलाया। उसे अपनी भावनाओं के बारे में कोई उम्मीद नहीं थी। रिया ने उसे देखकर असहज महसूस किया। उसने सोचा कि वह उसे छोड़ देना चाहेगी। वर्षों के प्रशिक्षण के बाद आकाश ने बहुत पहले ही ढीठपन की भावना खो दी थी, लेकिन उसका आत्मसम्मान मजबूत था। उसने कई महिलाओं से संपर्क किया था, लेकिन रिया के पक्ष में रहा। उसे इतना उथला नहीं बनाया। आकाश पूरी तरह से उस मासूम बच्ची के लिए था जिसने कभी उसे क्रीम केक दिया था, लेकिन अब चीजें अलग हैं। गहरी सांस लेते हुए आकाश ने यह नौकरी छोड़कर यहां से जाने का फैसला किया। यहां की जिंदगी आरामदायक और बाहर की दुनिया से कम खतरनाक जरूर थी, लेकिन फिर भी आकाश को अपना दिल ठंडा महसूस हो रहा था। उसे इस तरह की जिंदगी पसंद नहीं आ रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 9 बज रहे थे। आकाश अचानक भावुक हो गया। उसकी कीमती घड़ी और उसके कपड़े उसकी छोटी योद्धा बहन ने खरीदे थे। इस दुनिया में सिर्फ वही एक लड़की थी जो उसकी परवाह करती थी। रिया दिल से उसकी परवाह करे, यह तो आसमान से तारे तोड़ने जैसा था। आकाश अब इस सब से थक चुका था। सपनों और हकीकत के बीच का फासला बहुत बड़ा था। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक जाना पहचाना नंबर डायल किया। हेलो आयशा, अब तुम कहां हो? आकाश ने शांति से पूछा। उसकी छोटी योद्धा बहन का नाम आयशा था। क्या बात है भैया, सब ठीक तो है? फोन के दूसरी तरफ आयशा ने भौहें चढ़ाकर पूछा। वह आकाश के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। आमतौर पर जब वह इतनी शांत आवाज में बात करता तो इसका मतलब था कि उसका मूड खराब है। कुछ नहीं, बस बताओ तुम कहां हो। मैं कल सुबह तुमसे मिलने आ रहा हूं। आकाश की आवाज में कोई भाव नहीं था। क्या? आप मेरे पास क्यों आ रहे हो? आपकी मंगेतर का क्या? बकवास बंद करो और बताओ तुम कहां हो। नहीं, आपको पहले मुझे बताना होगा। क्या वजह है? आयशा ने जिद की। आकाश के पास कोई चारा नहीं था। आखिर उसकी छोटी बहन बहुत जिद्दी थी। ठीक है, मैं बाद में फोन करके तुम्हें वजह बताऊंगा। मैं वापस जाकर पहले अपना सामान पैक कर लूंगा। यह कहकर आकाश ने फोन रख दिया।
रिया ड्राइवर की सीट पर गाड़ी चला रही थी। जाहिर है उसने आकाश की सारी बातें सुन ली थीं। उसे हमेशा लगता था कि आकाश उसे पसंद करता है और इसीलिए उसे इस तरह परेशान करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतनी आसानी से जाने की बात करेगा। क्या तुम सच में जाना चाहते हो? रिया ने अपनी भौहें दिखाईं। आकाश ने भौहें चढ़ाईं और कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। रिया आकाश के चेहरे पर अधीरता के भाव देख सकती थी। वह मन ही मन उलझन में थी। उसने अपने दांत भींचे और कहा, आकाश, जब तुम जानते थे कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता तो तुमने दादाजी से इस बेतुकी सगाई के लिए हां क्यों की थी? तुम और दादाजी, क्या तुम लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मैं वैसे भी जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें बताना ठीक रहेगा। आकाश ने आह भरी। जैसे ही वह पूरी कहानी बताने वाला था, रिया का मोबाइल फोन अचानक बज उठा। माफ करना, यह मेरे दादाजी का फोन है, रिया ने आकाश से कहा। फिर फोन उठाया। नमस्ते दादाजी, क्या आप घर आ रहे हैं? ठीक है, मैं अभी आकाश के साथ वापस आती हूं। फोन रखने के बाद रिया ने शांति से आकाश से कहा, मेरे दादाजी शाम को आएंगे, तुम उनसे ही बात कर लेना। ठीक है, आकाश ने जवाब दिया। उस औरत का रूखापन देखकर उसका मूड और खराब हो गया। जब वे विला पहुंचे तो वे बस गाड़ी से उतरे ही थे। विला के गेट में प्रवेश करने से पहले काले सूट में एक बूढ़ा आदमी उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया। उसके साथ एक अधेड़ उम्र का बॉडीगार्ड भी था। वह बूढ़ा आदमी रिया के दादा, विरासत इंटरनेशनल के सीईओ मिस्टर मल्होत्रा थे, जो एक प्रसिद्ध बिजनेस टाइकून थे। मिस्टर मल्होत्रा सफेद बालों के साथ स्वस्थ और ऊर्जावान दिख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए आकाश से हाथ मिलाया। बेटा आकाश, तुम यहां आराम से तो हो? मेरी पोती ने तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं दी? नहीं नहीं, सब ठीक है। आकाश को मुस्कुराना पड़ा। उसने मन में सोचा, आपकी पोती तो मुझे इंसान ही नहीं समझती, मैं कैसे आराम से हो सकता हूं? यह देखकर कि आकाश के प्रति उसके दादाजी का रवैया खुद उससे भी बेहतर है, रिया बहुत हैरान हुई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके दादा आकाश के साथ इतने विनम्र क्यों हैं। नमस्ते मिस्टर मल्होत्रा। आकाश ने भी विनम्रता से हाथ मिलाया। बेटा आकाश, मैं तुम्हारा परिचय करा दूं, यह मेरा बॉडीगार्ड अजय है, मिस्टर मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर मल्होत्रा के बगल में काले सूट में खड़ा आदमी बहुत लंबा और मजबूत था। वह स्पष्ट रूप से अधेड़ उम्र का था, लेकिन वह ऊर्जा से भरपूर, शांत और स्थिर था, जो लोगों को एक बहुत ही तीखा एहसास दे रहा था। आकाश ने अजय को देखा और पाया कि उस आदमी के हाथ बहुत खुरदुरे और झुर्रियों से भरे थे। यह दिलचस्प है, क्या इस आदमी ने कभी कोई पारंपरिक मार्शल आर्ट सीखा है? इस तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय हथेली बहुत खुरदरी हो जाती है, लेकिन उसमें बहुत ताकत होती है। यह नंगे हाथों से कठोर पत्थरों को आसानी से कुचल सकती है। इसके सामने इसका कौशल बुरा नहीं है, लेकिन इसे केवल तीसरे दर्जे का ही माना जा सकता है। यह आकाश की उस पर टिप्पणी थी। अजय ने आकाश को देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार की एक झलक दिखाई दी और उसे मिस्टर मल्होत्रा की बातों पर कुछ संदेह हुआ। मिस्टर मल्होत्रा कहते थे कि आकाश एक सुपर एक्सपर्ट है, लेकिन अजय को लगा कि आकाश बहुत छोटा है। वह ज्यादा से ज्यादा एक नौजवान लड़का था, वह एक एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? अजय को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह आकाश की क्षमता का परीक्षण करना चाहता था। नमस्ते मिस्टर आकाश। अजय आगे बढ़ा और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। नमस्ते। आकाश ने अपना हाथ बढ़ाया और उससे हाथ मिलाया। अगले ही पल आकाश का चेहरा थोड़ा बदल गया। हाथ मिलाते समय उसने अजय की हथेली से एक बहुत बड़ा बल महसूस किया। तो तुम ताकत आजमाना चाहते हो? मुझे खुशी होगी। आकाश चुपके से मुस्कुराया और उसने भी अपनी तरफ से थोड़ी ताकत बढ़ा दी। दोनों के हाथ मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए थे और वे चुपके से एक दूसरे पर जोर लगा रहे थे। जल्द ही अजय का चेहरा बदल गया। आकाश की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड में आकाश की ताकत अजय के बराबर हो गई और बढ़ती ही जा रही थी। अजय का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसका माथा पसीने से तर था, उसका बूढ़ा चेहरा लाल था और वह अभी भी हार रहा था। कटक कटक, उसकी हथेली की हड्डियों से कुछ तीखी आवाजें निकलीं और अजय खुद को रोक नहीं पाया। हाँ हाँ मिस्टर अजय, मजाक कर रहा था। आकाश ने तुरंत अपनी हथेली छोड़ दी
और एक फीकी मुस्कान दी। अजय का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। अभी के हिसाब से अगर वह थोड़ी देर और पकड़ता तो उसकी हथेली टूट जाती। यह स्पष्ट था कि आकाश ने दया दिखाई थी। मिस्टर आकाश, आप वाकई कमाल के हैं। माफ करना। अजय ने आकाश को विस्मय से देखा। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के बाद वह पहले कभी इतने बलवान नौजवान से नहीं मिला था। लगता है मिस्टर मल्होत्रा सही कह रहे थे, यह नौजवान साधारण नहीं है। अभी जो कुछ भी हुआ मिस्टर मल्होत्रा अपनी आंखों से देख रहे थे। बेशक उन्हें पता था कि क्या हुआ था। चेहरे पर मुस्कान के साथ वह आकाश से और भी ज्यादा संतुष्ट होते जा रहे थे। मेरे दोस्त का शिष्य सचमुच हीरो में हीरा है, रिया ने एक तरफ उलझन में कहा। दरवाजे के बाहर मत खड़े रहो, अंदर जाकर बात करो। सब लोग विला के हॉल में चले गए। मिस्टर मल्होत्रा, क्या इस बार आप मुझसे मिलने के लिए कुछ खास काम से आए हैं? आकाश ने पूछा। रिया ने भौहें चढ़ाईं और मन ही मन सोचा, तुम कौन होते हो? दादाजी तुम्हारे लिए इतनी दूर से आएंगे? वह मुझसे मिलने आए होंगे। दुर्भाग्य से रिया गलत थी। मिस्टर मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा, बेटा आकाश, मैं सचमुच तुम्हें ही ढूंढने आया हूं। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। यह मेरी पोती की सुरक्षा के बारे में है। सुरक्षा? आकाश की आंखें ऊपर उठ गईं। मिस्टर मल्होत्रा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मुझे खबर मिली है कि आर्यन खन्ना अगले हफ्ते मुंबई लौट रहा है। इस दौरान रिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, प्लीज। आर्यन खन्ना का नाम सुनकर रिया का चेहरा थोड़ा उतर गया। खन्ना परिवार मुंबई का नंबर 1 बिजनेस घराना था और आर्यन खन्ना खन्ना ग्रुप का नया वारिस था। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। मुद्दा यह था कि आर्यन खन्ना रिया का होने वाला मंगेतर था। 1 महीने पहले रिया की सौतेली मां ने चुपके से उसकी शादी तय कर दी थी और आर्यन खन्ना के साथ उसकी सगाई कर दी थी, क्योंकि विरासत इंटरनेशनल ग्रुप अब दिवालिया होने की कगार पर था और आर्यन ने वादा किया था कि अगर रिया उससे शादी करती है तो खन्ना ग्रुप विरासत इंटरनेशनल को बचाने के लिए भारी मात्रा में पैसा देगा। हालांकि कंपनी रिया के हाथों में थी, लेकिन असल में कंट्रोल उसकी सौतेली मां का था। रिया तो सिर्फ ऑरा इंटरनेशनल फैशन ग्रुप को नियंत्रित करती थी, जो विरासत इंटरनेशनल की तुलना में बहुत छोटी थी। अगर वह अपनी पूरी कंपनी बेच भी देती तो भी विरासत इंटरनेशनल का भारी कर्ज नहीं चुका सकती थी। रिया को इस सगाई के बारे में अंधेरे में रखा गया था। बाद में जब उसे सच्चाई का पता चला तो वह टूट गई। वह आर्यन खन्ना जैसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी। मिस्टर मल्होत्रा भी इस रिश्ते का कड़ा विरोध करते थे। वह सड़कों पर रहना पसंद करते, पर अपनी पोती को उस शैतान आर्यन खन्ना के हाथों में पड़ते नहीं देख सकते थे। सगाई को नापसंद करने का कारण यह था कि आर्यन खन्ना का एक बहुत ही अजीब और खतरनाक शौक था। आर्यन खन्ना को पैरों का एक अजीब सा जुनून था और यह कोई सामान्य जुनून नहीं था। कुछ अमीर घरानों में यह अफवाह थी कि आर्यन इतना शैतान हो गया था कि उसने एक खूबसूरत महिला के पैर काटकर उसका एक नमूना बना लिया और उसे अपने कलेक्शन में रख लिया। इस तरह की खास यौन लत वाकई खौफनाक थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना शैतान था। तो यह थी रिया और आकाश के साथ रहने की कहानी। मिस्टर मल्होत्रा का विचार सरल था, आकाश को अपनी पोती का मंगेतर बनाकर उसकी रक्षा करने देना। खन्ना परिवार की एक सैन्य पृष्ठभूमि थी। वे काले और सफेद दोनों तरह के धंधे करते थे। उनका प्रभाव पूरे मुंबई में सबसे ज्यादा था। कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि आर्यन शैतान था, वह बहुत तेज दिमाग वाला था और कड़ी मेहनत करता था। रिया के रिश्ते से मुकर जाने से स्वाभाविक रूप से खन्ना परिवार को बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि इस औरत ने उन्हें धोखा दिया है। हालांकि आर्यन बहुत चालाक था। देर सवेर विरासत इंटरनेशनल भी ढह ही जाएगा। उस समय रिया को न चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। दादाजी, मरने का इंतजार करने के बजाय चलो उस कमीने आर्यन खन्ना पर मुकदमा करते हैं। उसने चुपके से विरासत इंटरनेशनल को खोखला कर दिया है। अगर हमारे पास थोड़ा सा भी सबूत हो तो हम उसे गिरा सकते हैं। रिया ने दांत पीसे। मिस्टर मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया। मूर्ख लड़की, तुम समझ नहीं रही हो। खन्ना परिवार इतना शक्तिशाली है कि हम उसका सामना नहीं कर सकते। आर्यन अगले हफ्ते मुंबई वापस आएगा और तुम्हारे पास जरूर आएगा। अब एक ही रास्ता है।
मैं क्या कर सकती हूं? रिया ने पूछा। तुम्हें और आकाश को कल ही शादी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब तक तुम शादी कर लोगी, आर्यन के पास तुम्हें और परेशान करने का कोई कारण नहीं बचेगा, मिस्टर मल्होत्रा ने अचानक कहा। रिया एक पल के लिए चौंक गई, फिर बोली, नहीं, मैं मर भी जाऊं तो आकाश से शादी नहीं करूंगी। अच्छा, क्या तुम चाहती हो कि मैं साफ साफ कहूं? क्या तुम सच में खन्ना परिवार के उस शैतान से शादी करने जा रही हो? भले ही यह एक नकली शादी हो, तुम्हें सहमत होना ही होगा। मिस्टर मल्होत्रा ने आह भरी। अगर मैं आकाश से शादी करूं तो क्या आर्यन मुझे मजबूर नहीं करेगा? रिया ने कहा। केवल आकाश ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है, मिस्टर मल्होत्रा ने गहरी आवाज में कहा। मेरी रक्षा करेगा? रिया ने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, आकाश की ओर इशारा किया और कहा, मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि यह मेरी सुरक्षा कर सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इतने सारे बॉडीगार्ड्स के होते हुए कोई भी आकाश से ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है। बस रिया, अगर तुम सच में आकाश से शादी कर सकती हो तो यह तुम्हारी किस्मत होगी। मिस्टर मल्होत्रा के बूढ़े चेहरे पर गुस्से की एक झलक थी। मेरी किस्मत? दादाजी, मेरी शादी में हमेशा दूसरे लोग क्यों दखल देते हैं? मुझे समझ नहीं आता। रिया की आवाज भर्रा गई और वह रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आकाश के मुंह के कोने थोड़े से फड़क उठे। रिया उसकी नजर में हमेशा एक घमंडी और शक्तिशाली महिला रही थी। उसने पहली बार इस महिला को रोते हुए देखा था। हालांकि रिया की नफरत ने उसे दुखी कर दिया था, फिर भी आकाश ने कहा, मिस्टर मल्होत्रा, चलो ऐसा करते हैं। रिया और मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है। मैं आर्यन खन्ना की समस्या का समाधान कर दूंगा, लेकिन मेरी एक मांग है। क्या मांग? मिस्टर मल्होत्रा ने पूछा। पहले मैंने 1 साल के लिए रिया के साथ रहने का वादा किया था, लेकिन अब मैं यह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता हूं। इस समस्या का समाधान करने के बाद मैं रिया को छोड़ दूंगा। आकाश ने शांति से कहा। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे उस्ताद से बात कर ली है, तुम नहीं जा सकते। मिस्टर मल्होत्रा का चेहरा डर से भर गया था। लेकिन रिया और मैं एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। हम साथ नहीं रह सकते। शादी तो बहुत दूर की बात है। आकाश ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। मिस्टर मल्होत्रा बड़ी मुसीबत में थे। वह आकाश के सामने घुटनों के बल बैठ गए और आंखों में आंसू भरकर बोले, बेटा आकाश, मेरी तो बस एक ही पोती है। रिया ने शादी से इनकार कर दिया है और खन्ना परिवार हमें जाने नहीं देगा। अगर आर्यन को कुछ हो भी गया तो भी रिया खतरे में रहेगी। कृपया उसे छोड़कर मत जाना। आकाश चौंक गया और उसने जल्दी से बूढ़े को उठाया। दादाजी, प्लीज ऐसा मत करो। रिया अब और नहीं देख सकी। वह आंसू बहाती हुई ऊपर भागी और खुद को कमरे में बंद करके चुपचाप रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दादाजी आकाश के प्रति इतने विनम्र क्यों थे। उसे आकाश और दूसरे मर्दों में कोई फर्क नजर नहीं आया, या शायद वह उनसे भी बदतर था। वह इसके बारे में और सोचना नहीं चाहती थी। वह चुपचाप सब कुछ सह सकती थी। उसे सड़क पर रहने से डर नहीं लगता था। उसे डर इस बात का था कि उसमें जीने की हिम्मत ही नहीं बचेगी। थोड़ी देर बाद आकाश आखिरकार मिस्टर मल्होत्रा के साथ एक समझौते पर पहुंच गया। आकाश को रिया के साथ रहना था। पहले यह अवधि 1 साल की थी, जिसे अब 3 महीने कर दिया गया था, और आकाश ने वादा किया था कि वह खन्ना परिवार के मामलों को निपटाने तक रिया को नहीं छोड़ेगा। मिस्टर मल्होत्रा और बॉडीगार्ड अजय के जाने के बाद रिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि उससे कैसे बात करे, इसलिए उसने उस महिला को अकेला छोड़ दिया। नहाने के बाद आकाश बिस्तर पर लेट गया, अपना मोबाइल फोन उठाया और आयशा का नंबर डायल किया। छोटी बहन, मैंने कहा था कि मैं तुमसे पहले मिलूंगा, लेकिन हो सकता है कि इसे 3 महीने बाद के लिए टाल दिया जाए। क्या आप अभी मुझे फोन करके नाराज थे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ? आकाश ने मन ही मन आह भरी। केवल यही औरत मुझे सही तरह से समझ सकती है। खैर, बात अभी मेरी मंगेतर की है। आकाश ने आयशा को रिया के साथ अपनी पूरी कहानी के बारे में बताया। छी भैया, आप तो लड़कियों को पटाने में बहुत माहिर थे। अब जब आप रिया से मिलते हैं तो बेवकूफ क्यों बन जाते हैं? आयशा ने फोन पर मजाक किया। आकाश थोड़ा अवाक रह गया और बोला, मैं उसके साथ ऐसा नहीं हूं। बात बस इतनी है कि आप उसकी परवाह करते हैं। बेवकूफ भैया,
अगर आप सच में उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं तो गंभीर हो जाओ। आपके पिछले प्रदर्शन के हिसाब से कोई भी औरत आपके साथ नहीं रहेगी। अच्छा आयशा, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? आकाश ने बेबसी से पूछा। भैया, आप सुंदर और आकर्षक हैं, आपको उसके सामने ज्यादा कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। अगर उस रिया नाम की औरत की आंखें हैं तो वह स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होगी। अगर वह आपकी ओर आकर्षित नहीं होती तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह भी एक घमंडी औरत है। आयशा हल्के से गुनगुनाई। आकाश एक पल के लिए सोचता है, सच में रिया के सामने मैं बहुत अस्वाभाविक हूं। रिया को मेरे बारे में सब कुछ पता नहीं है। आयशा, मैं रिया के साथ रहता हूं, क्या तुम्हें जलन हो रही है? आकाश ने गंभीरता से पूछा। भैया, मुझे पता है कि आप इस रिया को अपने दिल से नहीं निकाल सकते। आखिरकार उसने आपको बचपन में बचाया था। जब आप यह कहते हैं कि आपको औरतें पसंद हैं तो मुझे जलन क्यों होगी? लेकिन मैं एक चंचल आदमी हूं और मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। आकाश ने बहुत खुलकर कहा। यह अच्छी बात है, मैं रिया और मैं दोनों आपकी सेवा करेंगे और हर दिन आपका बिस्तर गर्म करेंगे। शायद यह बहुत दिलचस्प होगा, आयशा ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा। अगला दिन शनिवार था। आज काम पर नहीं जाना था। रिया का मूड खराब था और उसने खुद को लगभग पूरे दिन अपने कमरे में बंद रखा। उसे नहीं पता था कि दादाजी और आकाश के बीच क्या समझौता हुआ है। वो बस इतना जानती थी कि यह आदमी अभी कुछ समय और उसके साथ रहेगा। हालात चाहे कितने भी बुरे हों, जिंदगी तो चलती ही रहती है। रिया ने नए कपड़े पहने और नीचे चली गई। हॉल में आकाश सोफे पर बैठकर एक मैगजीन देख रहा था। जब उसने रिया को नीचे आते देखा तो उसने उसे नमस्ते कहा। हमेशा की तरह रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो वह जवाब देने में भी आलस कर रही थी। आकाश को उस महिला के रूखेपन से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने रिया को बताया कि उसने कल मिस्टर मल्होत्रा के साथ क्या समझौता किया था। तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में मैं चला जाऊंगा, आकाश ने कंधे उचकाते हुए कहा। रिया ने भौहें चढ़ाईं और कुछ नहीं कहा। तुम कौन हो? दादाजी तुम पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? रिया ने गहरी सांस ली और आकाश से पूछा। उसने बहुत सोचा और हमेशा महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। दादाजी एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वह बिना किसी कारण के 20 साल के एक नौजवान पर इतना भरोसा नहीं कर सकते। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूं। आकाश मेरा असली नाम है। मिस मल्होत्रा, यदि आप आर्यन खन्ना से शादी नहीं करना चाहती हैं तो बेहतर होगा कि आप पहले मुझ पर विचार करें। रिया दंग रह गई और गुस्से से बोली, सपने देखो, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं आकाश। हालांकि हम अब साथ रहते हैं, प्लीज भविष्य में मुझसे दूरी बनाए रखना। मिस मल्होत्रा, वास्तव में मैं बहुत सुंदर, पढ़ा लिखा, शक्तिशाली और अच्छे स्वभाव वाला हूं। मेरे पास बहुत सारे गुण हैं। आपको मुझसे इतनी नफरत करने की जरूरत नहीं है ना? आकाश ने कहा। रिया थोड़ा अवाक रह गई। यह तो किसी मवाली की तरह बात करता है। यह समाज में लगभग एक गुंडे जैसा है। उसे लगा कि आयशा ने जो कहा वह गलत था। वह रिया को अपनी असली पहचान दिखाता भी है तो यह बर्फ की रानी यकीन ही नहीं करेगी। अचानक मोबाइल फोन बजा। रिया ने मोबाइल फोन उठाया और उसे देखा। यह एक ऐसा नंबर था जिसे वह देखना नहीं चाहती थी। गहरी सांस लेते हुए रिया ने फोन कनेक्ट करने के लिए बटन दबाया। नमस्ते मां। सोफे के एक तरफ बैठे आकाश की नजरें उठीं। मां, रिया मल्होत्रा परिवार की गोद ली हुई बेटी थी। उसके दत्तक पिता का देहांत हो चुका था। सिद्धांततः रिया की कोई मां नहीं होनी चाहिए। जिसे रिया मां कह रही थी वह उसकी सौतेली मां होनी चाहिए। रिया की सौतेली मां नीता विरासत ग्रुप की सीईओ और प्रमुख शेयरधारक और शक्तिशाली राय परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। रिया, क्या तुम्हारी आंखों में अब भी मैं तुम्हारी मां हूं? मोबाइल फोन के दूसरे छोर से एक महिला की घमंडी आवाज आई। रिया का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था और उसका स्वर नरम था। मां, आपने फोन किया? क्या बात है? मैंने सुना है कि तुम अब एक आदमी के साथ रह रही हो। क्या बात है? तुम जानती हो यह एक असाधारण समय है। मैं तुम्हारे आसपास किसी भी पुरुष को आने की अनुमति नहीं देती, वरना तुम आर्यन खन्ना के बारे में क्या सोचती हो? नीता ने भौहें चढ़ाईं। मां,
मैंने कई बार कहा है कि मैं आर्यन खन्ना से शादी नहीं करूंगी। रिया ने अपने दांत भींचे। आर्यन खन्ना अगले हफ्ते भारत लौट आएगा। मैं तुम्हारी उससे मुलाकात का इंतजाम कर दूंगी। नीता ने न ठंड से कहा न हल्के से। मैं उनसे नहीं मिलूंगी, रिया ने ठंडे स्वर में कहा। यह तुम्हारे लिए तय करना नहीं है। तुम्हारे और खन्ना परिवार के बीच शादी तुरंत होनी चाहिए, वरना विरासत ग्रुप अगले महीने तक नहीं बचेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे दादाजी जेल में हों। आज रात आकर मुझसे मिलो। रिया का चेहरा कड़वा था। वह जानती थी कि नीता की बातों का क्या मतलब है। विरासत ग्रुप के दिवालिया होने के बाद अगर बड़े लेनदार अपना पैसा वसूल नहीं कर पाते तो उसके दादा पर अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता था, जिसकी कम से कम 5 साल की सजा हो सकती थी। नीता न सिर्फ उसके दादाजी को फंसा रही थी, बल्कि खन्ना ग्रुप द्वारा दी गई भारी रकम के बदले में उसे आर्यन खन्ना से शादी करने के लिए भी मजबूर कर रही थी। वह मन ही मन नीता से नफरत करती थी, क्योंकि विरासत ग्रुप इस मुकाम पर पहुंचा ही इसी औरत के खराब प्रबंधन की वजह से था, और यही औरत इसकी असली जड़ थी, जिसने उसकी मर्जी के बिना आर्यन खन्ना से उसकी सगाई कर ली थी। ठीक है, मैं शाम को आपसे मिलूंगी, रिया ने उदासीनता से कहा और फोन रख दिया। सोफे पर बैठा आकाश अचानक बोला, तुम्हारी सौतेली मां कितनी अमानवीय है। अब वह मिस्टर मल्होत्रा को धमका रही है। यह तुम्हारा काम नहीं है। रिया बेहद परेशान थी और आकाश से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रही थी। आकाश सही कह रहा था। मिस्टर मल्होत्रा उसकी कमजोरी थे। अब सगाई को सफल बनाने के लिए नीता उसके दादा को जेल भी भिजवा सकती थी। चलो अपनी सौतेली मां से मिलते हैं। आकाश ने अचानक रिया के कंधे पर थपथपाया। यह तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम वहां क्या करोगे? रिया ने भौहें चढ़ाई। तुम्हारी सुरक्षा करने, आकाश ने हल्के से कहा। जो तुम चाहो। रिया बोलने के मूड में नहीं थी। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि आकाश उसकी सुरक्षा कर पाएगा। नीता से मिलना टाला नहीं जा सकता था और रिया भी केवल कठोर मन से ही इसका सामना कर सकती थी। शाम के लगभग 6 बजे दोनों ने खाना भी नहीं खाया। वे गेट से बाहर निकले और ऑनडी कन्वर्टिबल में बैठ गए। ऑनडी विला के दरवाजे से बाहर निकली। आकाश ने मुंह खोला और पूछा, मिस मल्होत्रा, आपने जिस राय परिवार का जिक्र किया था, क्या वह मुंबई में बहुत मशहूर है? अब आकाश उसे डार्लिंग नहीं कहता था, जिससे रिया को ज्यादा सहजता महसूस हो रही थी। उसने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, न केवल मुंबई शहर में बल्कि पूरे प्रांत में। यह एक पारिवारिक व्यवसाय है जो विदेशी व्यापार करता है। मुंबई एक तटीय शहर था और भारत के प्रथम श्रेणी के शहरों में से एक था। इसका विदेशी व्यापार बहुत बड़ा था। भूमिगत व्यापार भी बहुत व्यापक था और ड्रग्स, हथियारों और अन्य चीजों की तस्करी बहुत गंभीर थी। हालांकि राय परिवार की तुलना खन्ना परिवार से नहीं की जा सकती, फिर भी वे मुंबई शहर में शीर्ष 5 में शुमार हो सकते थे। बंदरगाह का 1/4 से ज्यादा हिस्सा राय परिवार के नियंत्रण में था और उन्होंने अपनी पीठ पीछे बहुत सारे गंदे भूमिगत व्यापार किए थे। रॉयल विला मुंबई के सबसे आलीशान विला में से एक था। यह मुंबई का एक समृद्ध क्षेत्र था जिसका लंबा इतिहास था और यह बंदरगाह के पास स्थित था। आंखों में बसा हरा भरा नजारा, खूबसूरत माहौल और शांत दृश्य। यहां तक कि रिहायशी इलाकों की सड़कों पर लगे स्ट्रीट लैंप भी कीमती झूमर थे। यहां आने वाली विलासिता हमें उच्च वर्ग के समाज की भव्यता का एहसास कराती थी। ऑडी कैब्रियोलेट समुद्र के नजारे वाले एक विला के सामने रुकी। आकाश और रिया कार से बाहर निकले। वाइन रेड शिफॉन शर्ट पहने, सन वाइजर पहने एक खूबसूरत महिला बीच चेयर पर बैठी आराम से अपना प्याला हिला रही थी और रेड वाइन का स्वाद ले रही थी। पहली नजर में वह अपने 30वें दशक में लग रही थी। वह लंबी और मोटी थी, सुंदर चेहरे, गोरी त्वचा और अच्छी देखभाल के साथ। हालांकि आकाश अभी भी देख सकता था कि महिला की उम्र 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए। उसकी त्वचा की रेखाएं उसकी उम्र बता सकती थीं। आकाश ने निष्कर्ष निकाला कि महिला की उम्र 40 साल से ज्यादा है। मां, रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी और बिना किसी भाव के नमस्ते कहा। यह खूबसूरत महिला रिया की सौतेली मां नीता थी, जो राय परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। नीता ने रिया की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह बहुत मजेदार है। क्या तुम्हारी नजरों में अब भी मैं तुम्हारी मां हूं?
यह महिला घमंडी लग रही थी। उसके चेहरे पर अहंकार था। रिया ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अपने सामने वाली महिला को अपने दिल में कभी अपनी मां नहीं माना, लेकिन उसके पिता ने उस महिला से शादी की थी और अपने मृत पिता के सम्मान में उसने उसे मां कहकर पुकारा। नीता ने अपने पैर ऊपर उठाए, रिया के पास खड़े आकाश को देखा और गुनगुनाया, "यह आदमी कौन है?" आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, "मेरा नाम आकाश है, नमस्ते।" नीता के अभिमानी मुंह से तिरस्कार का भाव निकला। "क्या मैंने तुमसे एक शब्द पूछा? अपनी औकात में रहो, ऊंच नीच का लिहाज रखो।" आकाश के चेहरे पर मुस्कान अचानक गहरी हो गई। यह बुढ़िया वाकई बहुत परेशान करने वाली है। मिस्टर मेहरा और मैं अब एक कपल हैं। आर्यन खन्ना के साथ मेरी सगाई रद्द हो गई है। रिया ने अनिच्छा से अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव लाते हुए कहा। आकाश के अभिनय कौशल दिखाने से पहले ही नीता ने ठंडे स्वर में कहा, "ठीक है, नाटक मत करो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पास कोई पुरुष है या नहीं। आर्यन खन्ना के साथ तुम्हारी सगाई पूरी होनी चाहिए, वरना तुम्हें खुद ही परिणाम भुगतने होंगे।" यह सुनकर रिया का सुंदर चेहरा थोड़ा कड़वा हो गया। वह कुछ देर और लड़ना चाहती थी, यह कल्पना करते हुए कि ऑनरा इंटरनेशनल तरक्की करेगा और वह विरासत ग्रुप को बचाने के लिए बड़ी मात्रा में धन उपलब्ध करा पाएगी। लेकिन उसे बहुत कम समय दिया गया था और अब उसे निर्णय लेना था। नीता की नजर में मैं बस एक वस्तु हूं जिसे वह आर्यन खन्ना को बेचना चाहती है ना? और यह वस्तु वास्तव में बहुत मूल्यवान है। रिया की खामोशी देखकर नीता थोड़ा मुस्कुराई। उसने आकाश की ओर देखा और हंसते हुए पूछा, "तुम्हारा नाम आकाश है? क्या तुम अब रिया के साथ रह रहे हो?" "हाँ।" "तो क्या हुआ?" आकाश हंसा। यह देखकर कि आकाश ने उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, नीता थोड़ी नाराज हुई, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। एक ठंडी हम के साथ उसने बीच टेबल पर रखे अपने हेमीज के कस्टम बैग से एक चेक निकाला और उसमें पेन से कुछ भर दिया। "यह रहा 2 करोड़ का चेक। मुंबई के सभी बड़े बैंक इसे कैश कर सकते हैं। अगर तुम रिया को छोड़ दो तो मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगी," नीता ने ठंडे स्वर में कहा। नीता के लिए 2 करोड़ कुछ भी नहीं थे। अभी एक नाजुक दौर था। पहले आर्यन खन्ना को मनाना था और रिया के साथ कोई और आदमी नहीं हो सकता था। आकाश आगे आया, नीता के हाथ से चेक लिया, अपने मुंह का कोना ऊपर उठाया और खुश होकर बोला, "क्या यह सच में मेरे लिए है?" "हाँ।" नीता ने एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई, यह सोचकर कि गली छाप तो आखिर गली छाप ही होता है, थोड़े से पैसे देखकर इतना उत्साहित हो जाता है। नीता ने रिया को देखने के लिए नजर घुमाई, एक तरह से मजाक उड़ाते हुए, "देखो, तुमने यह मंगेतर सिर्फ पैसों के लिए पाया है।" रिया का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी खूबसूरत आंखें आकाश को घूर रही थीं और उसका दिल गुस्से से भर गया था। वह ऐसा कैसे कर सकता है? सिर्फ 2 करोड़ के लिए खुद को बेच दिया? यह आदमी वास्तव में ऐसा ही व्यक्ति है। हालांकि रिया आकाश से दूरी बनाए रखती थी, फिर भी वह अपने दादा के इस तथाकथित नाम मात्र के मंगेतर पर थोड़ा भरोसा करने लगी थी। लेकिन इस आदमी ने उसे इतनी आसानी से धोखा दे दिया। आकाश ने चेक अपनी जेब में रखा और मुस्कुराते हुए नीता से कहा, "आप बहुत उदार हैं, शुक्रिया।" इतना कहकर आकाश रिया के पास जाता है। रिया का चेहरा आंसुओं से भरा था, लेकिन उसने जिद करके खुद को रोने नहीं दिया। उसने आकाश को कड़वाहट से घूरा और उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभर आया। "बाहर निकलो।" आकाश ने रिया का छोटा सा हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, "तुम्हारी मां बहुत उदार हैं। उन्होंने मुझे 2 करोड़ रुपए दिए हैं। चलो, अब चलते हैं।" रिया स्तब्ध रह गई। वह कुछ कह नहीं पाई। आकाश का क्या मतलब था? नीता का चेहरा काला पड़ गया और वह गुस्से से बोली, "तुम्हारा क्या मतलब है? मैं चाहती हूं कि तुम पैसे ले लो और रिया के पास से चले जाओ।" आकाश ने कहा, "मैंने आपसे सिर्फ यह पूछा था कि क्या ये पैसे मेरे लिए हैं, लेकिन मैंने आपसे रिया को छोड़ने का वादा नहीं किया था। चूंकि आपने मुझे पैसे देने के लिए कहा था, इसलिए मैं इसे ले रहा हूं। तुम..." नीता खड़ी हो जाती है और गुस्से से आकाश की ओर इशारा करती है। उसका चेहरा नीला और सफेद हो गया है और वह कुछ बोल नहीं पा रही है। किसी ने भी उसे इस तरह छेड़ने की हिम्मत नहीं की थी। नीता को भी आखिरकार एक बार समझ आ गया कि गुंडे बदमाश का मतलब क्या होता है।
छी! रिया झुकी और हंसने लगी। अपनी हंसी रोक नहीं पाई। पता चला कि आकाश का यही मतलब था। रिया को तो लगभग यही लगा था कि आकाश पैसों के लिए उसे छोड़ रहा है। रिया को देखते हुए आकाश अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे के आंसू पोंछने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मिस मल्होत्रा, आगे से मत रोना। कितना बुरा लगता है। रिया के आंसू फिर से बह निकले। इस पल उसे लगा कि उसके सामने वाला आदमी इतना परेशान करने वाला नहीं है। मैं नहीं रोऊंगी, रिया ने फुसफुसाते हुए अपने आंसू पोंछे। ये कहते हुए रिया के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है, मुस्कुराना कितना अच्छा लगता है। रिया अचानक थोड़ी शर्मिंदा हुई। अपने दादा के अलावा उसने कभी किसी और मर्द के सामने आंसू नहीं बहाए थे। आकाश पहला था जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि आकाश ने जिस तरह नीता को चिढ़ाया उससे रिया को बेहतर महसूस हुआ। नीता का चेहरा उदास और भयानक था। अगर उसके पास अब चाकू होता तो वह आकाश पर वार करने से खुद को नहीं रोक पाती। आकाश पहला व्यक्ति था जिसने उसे इस तरह चिढ़ाने की हिम्मत की थी। रिया, सच कहूं तो जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें आज आने के लिए बुलाया था वह यह बताने के लिए है कि आर्यन खन्ना अगले सप्ताहांत में रेड रिवर क्रूज जहाज पर एक डिनर पार्टी का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें तुम्हारे सहित कई व्यापारिक और राजनीतिक हस्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। यदि तुम नहीं गई तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, नीता ने ठंडे स्वर में कहा। रिया शांत हो गई। जैसे ही आर्यन खन्ना भारत लौटता है वह एक डिनर पार्टी रखता है, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। रिया का आईक्यू कम नहीं था और उसे लगा कि यह उससे ही संबंधित हो सकता है। फिलहाल उसके पास एक समय में एक कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस महिला के उदास भाव को देखते हुए आकाश ने अपनी नजरें नीता की ओर घुमाईं और सूखी मुस्कान के साथ कहा, मैडम, अगर कुछ और नहीं हुआ तो मैं मिस मल्होत्रा के साथ चला जाऊंगा। रुको। नीता का चेहरा ठंडा पड़ते ही वह गुस्से से भर गई और बोली, ज्यादा आक्रामक मत बनो, पागल लड़के, चेक मुझे लौटा दो। आकाश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने अभी कहा था कि आपको पछताने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी जो कह दिया उसका कोई मतलब नहीं है। विरासत ग्रुप की सीईओ होने के नाते आप ईमानदार नहीं हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कंपनी बंद होने वाली है। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।